So, hello everyone, and welcome to Wise IAS. We are in the series of polity, and continuing in this series of polity, we have completed the fundamental rights, fundamental duties, DPSP, and the preamble part of the Constitution. Today, we are going to cover the main topic of the democracy. Yes, for a democracy, the government of the nation is for the people, of the people, and by the people. Yes. So the government plays very important part in the democracy. किसी भी देश की राजनीति में, किसी भी देश के गणतंत्र होने में गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हाथ है. तो वो गवर्नमेंट कैसे बनेगी, उसका क्या रोल होगा, एग्जीक्यूटिव कैसे बनेगा, लेजिस्लेचर क्या होगा, कैसे वो इलेक्ट किए जाएंगे और कैसे उनमें से आगे कुछ लोग सिलेक्ट किए जाएंगे. द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन एंड सिलेक्शन. तो बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये सारी प्रोविजंस दी गई हैं. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिटेल्ड तरीके से लिखा गया है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दो तरीके की गवर्नमेंट्स होंगी, द गवर्नमेंट एट द सेंटर एंड द गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल. एज यू ऑल नो, इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स. तो बहुत सारे स्टेट्स को मिलके इंडिया बना था और उन स्टेट्स के पास इंडिया से अलग होने का कोई पावर नहीं है. तो बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग सेंटर के साथ हमारी कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स हमारे इंडिया की गवर्नमेंट को बनाते हैं, हमारे इंडिया की डेमोक्रेसी को बनाते हैं. तो आइए आज हम शुरू करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट के टॉपिक के साथ. आज के इस लेक्चर की पीपीटी आपको पहले ही प्रोवाइड कर दी जाएगी. यू जस्ट हैव टू ओपन दैट पीपीटी ऑन योर एनी ऑफ डिवाइस और साथ में इस वीडियो को प्ले कीजिए या फिर उस पीपीटी के प्रिंट आउट्स लीजिए, अपने सामने रखिए, टेक अ हाइलाइटर और अ पेन विद यू, टेक अ कॉपी अलॉन्ग विद यू, मेक सम नोट्स. आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको उस पीपीटी के अलावा कुछ भी नोट्स बनाने की जरूरत ना पड़े, सब कुछ आपकी पीपीटी के अंदर ही आ जाए. तो शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर से. वी आर बिगिनिंग विद द यूनियन गवर्नमेंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट. यस, द सेंट्रल गवर्नमेंट. सो सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन कौन आएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट से में सबसे पहले आएगा प्रेसिडेंट. अब आप कहेंगे कि प्रेसिडेंट गवर्नमेंट का पार्ट है. यस, प्रेसिडेंट इज द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट. प्रेसिडेंट इज द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट. तो बिगिनिंग विद द प्रेसिडेंट, आर्टिकल 52 टू 78, आर्टिकल 52 टू 78 इन पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द यूनियन एग्जीक्यूटिव. तो बेसिकली हमारा सबसे पहला पार्ट है यूनियन एग्जीक्यूटिव. यूनियन एग्जीक्यूटिव पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में. पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक डील करते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव से. The Union Executive consists of the President, the Vice President, the Prime Minister, the Council of Ministers and the Attorney General of India. तो कौन कौन आया इसमें? सबसे पहले आया प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है कि यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आएगा. प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. क्वेश्चंस माइट बी इन रिलेशन टू, आपको 5 या 6 लोग दे दिए जाएंगे, बता दिया जाएगा कि ये पर्सन्स हैं और इनमें से कौन यूनियन एग्जीक्यूटिव का मेंबर है, और या ये भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन यूनियन एग्जीक्यूटिव का मेंबर नहीं.
The confusing point here is the president and the attorney general, right? The president is the head of the Indian state. He is the first citizen of India and acts as a symbol of unity, integrity and solidarity of the nation. अब जो प्रेसिडेंट है, ही इज द फर्स्ट पर्सन, इंडिया का फर्स्ट सिटीजन प्रेसिडेंट को माना जाता है। प्रेसिडेंट का हमारे इंडियन डेमोक्रेसी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड, द रियल हेड इज द प्राइम मिनिस्टर। यस, मार्क माई वर्ड्स, प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड, द रियल हेड इज द प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर एक रियल हेड है जो कि सारे रोजमर्रा के डिसीजंस लेता है। प्राइम मिनिस्टर एक रियल हेड है जो कि सारे रोजमर्रा के डिसीजंस लेता है। ऑन द अदर हैंड, द प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड जो प्रेसिडेंट या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के दिशा निर्देश के ऊपर चलता है। तो चलिए प्रेसिडेंट के बारे में चर्चा करते हैं। अब प्रेसिडेंट के इलेक्शंस किस तरीके से कराए जाते हैं। द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड नॉट डायरेक्टली बाय द पीपल बट बाय द मेंबर्स ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ। तो हमारे पास इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट is done by the way of electoral college। एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है जिसमें से फिर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है। रिसेंटली द्रौपदी मुर्मू जी को इंडिया का प्रेसिडेंट इलेक्ट करा गया। तो वो जो इलेक्शन का प्रोसेस था उसको कहते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। अब वो इलेक्टोरल कॉलेज कैसे बनता है। इसमें होते हैं इलेक्टेड मेंबर्स जो बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा के जो भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स, ओनली द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव assemblies are included here, not the legislative council। The elected members of the legislative assemblies of the union territories of Delhi and Puducherry, और दिल्ली और पुडुचेरी की लेजिस्लेटिव असेंबली के ही इलेक्टेड मेंबर्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो बेसिकली हमारे जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं उसमें से दिल्ली और पुडुचेरी, सेकेंडली हमारे जितने भी स्टेट्स हैं उसके लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स, नॉमिनेटेड मेंबर्स आर नॉट हियर इंक्लूडेड, राइट। द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। देन नेक्स्ट, thus the nominated members of both the houses of the parliament, the nominated members of the state legislative assemblies। जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं या तो बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट से, लोकसभा से ले लो या राज्यसभा से ले लो, या फिर लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट से ले लो, ये वाले मेंबर्स जो है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, राइट। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का कोई भी मेंबर इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा, राइट। देन नेक्स्ट, the constitution provides that there shall be uniformity in the scale of representation of different states as well as parity between states as a whole and the union at the election of the president। तो रिप्रेजेंटेशन हर एक स्टेट का बराबर हो इसका ध्यान रखा जाता है। To achieve this, the number of votes which each elected member of the legislative assembly of each state and the parliament is entitled to cast at such election shall be determined in the following manner। अब वो वोट का एक प्रोसीजर होगा, एक फॉर्मूला लगा के वोट को कैलकुलेट किया जाएगा, एक पर्सन की वोट को एक फॉर्मूला लगाकर कैलकुलेट किया जाएगा। दैट कैलकुलेशन और दैट फॉर्मूला इज नो मोर इंपॉर्टेंट, वो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से।
यू जस्ट हैव टू कीप इन माइंड कि एक फॉर्मूला लगाया जाएगा और उससे एक पर्सन की वोट का वेटेज निकाला जाएगा, ताकि हर एक पर्सन की वोट जो है, अलग अलग स्टेट्स की वोट जो है, उसका रिप्रेजेंटेशन जो है वो बराबर है। नाउ कमिंग नेक्स्ट, नेक्स्ट इज योर क्वालिफिकेशन ओथ एंड कंडीशंस। अब प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? अगर वो क्वालिफाई कर गया तो जब वो इलेक्ट हो जाएगा तो उसको जो कसम दिलवानी है, आपने मूवीज में देखा होगा, मैं गीता पे हाथ रखकर कसम खाता हूं, जो बोलूंगा सच बोलूंगा। इसी तरीके से हमारे जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, हमारे जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, हर एक को अपने ऑफिस में एंटर करने से पहले एक कसम खानी होती है, और वो ओथ क्या होगी हम वो डिस्कस करेंगे। और प्रेसिडेंट के ऑफिस की जो कंडीशंस हैं वो क्या रहेंगी हम वो डिस्कस करेंगे। अब प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। जी ठीक है भैया, एक प्रेसिडेंट जो है ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, he should be a citizen of India. he should be he should have completed 35 years of age। तो 35 या 35 से ऊपर की एज का होना चाहिए हमारा प्रेसिडेंट। ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ द लोकसभा। तो हमारा प्रेसिडेंट शुड बी एलिजिबल टू बी इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ लोकसभा, right? He should not hold any office of profit under the union government or any state government or any local authority or any other public authority. A sitting president or the vice president of the union, the governor or of any state, and a minister of the union or any state is not deemed to hold any office of profit and hence qualified to be a presidential candidate। अब जो प्रेसिडेंट होना चाहिए वो गवर्नमेंट के पास कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है वो होल्ड नहीं करता होना चाहिए, उसको गवर्नमेंट के किसी भी इंस्टीट्यूशन से पैसा नहीं आता होना चाहिए, सिवाय किन लोगों के, एक सिटिंग प्रेसिडेंट। वो माना, ये लोग माने जाते हैं कि ये गवर्नमेंट ऑफिस या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट विद द गवर्नमेंट ये होल्ड नहीं कर रहे हैं। एक सिटिंग प्रेसिडेंट हो जाए, एक वाइस प्रेसिडेंट हो जाए, गवर्नर हो जाए, या फिर मिनिस्टर ऑफ द यूनियन या किसी स्टेट। यानी कि एक सिटिंग प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, मिनिस्टर, ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में खड़े हो सकते हैं, चाहे ये गवर्नमेंट से पैसा ले रहे हैं, इनकी सैलरी गवर्नमेंट से जा रही हो, पर ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करेंगे। यानी कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के लिए ये माना जाएगा ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है वो गवर्नमेंट के साथ होल्ड नहीं कर रहे हैं। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, राइट। Further, in the nomination of a candidate for the election of the office of the president must be subscribed by at least 50 electors and proposed and 50 electors and seconders। तो 50 बंदे कम से कम इनका नाम प्रपोज करें। एवरी कैंडिडेट हैज टू मेक अ सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ ₹15,000। जो भी कैंडिडेट प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए खड़ा होगा उसको 15,000 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ डिपॉजिट करना होगा। दी सिक्योरिटी डिपॉजिट इज लाइबल टू बी फोरफिटेड इन द केस कैंडिडेट फेल्स टू सिक्योर 1/4 ऑफ द वोट्स पुट। अब इलेक्शन हुए, कैंडिडेट को 1/4 से भी कम वोट्स मिली, तो 15,000 रुपए जो उन्होंने आरबीआई के साथ रखे थे ये फोरफिट कर लिए जाएंगे। भैया ये हम आपको वापस नहीं करेंगे। नेक्स्ट, ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ दी बाय द प्रेसिडेंट। तो एक प्रेसिडेंट जब ऑफिस एंटर करेगा उससे पहले उसको ओथ लेना होगा। ये ओथ क्या होगा? टू फेथफुली एक्सरसाइज द ऑफिस, अपने ऑफिस को सच्ची निष्ठा के साथ निभाए। टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ।
प्रिजर्व करना, प्रोटेक्ट करना और उसकी सुरक्षा करना किन किन चीजों की? एक तो हमारा भारत का संविधान, दूसरा हमारे भारत के लॉज। टू डिवोट हिमसेल्फ टू द सर्विस एंड वेल बीइंग ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, अपने आप को लोगों की सेवा में लगा देना, न्यौछावर कर देना, ये ओथ एक प्रेसिडेंट को लेनी पड़ेगी। हमारे पहले प्रेसिडेंट 1952 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए थे, राइट। एट प्रेजेंट वी हैव श्रीमती द्रौपदी मुर्मू एज आवर सिटिंग प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट के ऑफिस की जो ओथ है, ये कौन दिलवाएगा? अब ओथ दिलवाने वाला भी तो कोई होना चाहिए, ओथ तो ले लेंगे, दिलवाएगा कौन? The oath of the office of the president is administered by the Chief Justice of India and in his absence the senior most judge of the Supreme Court available। तो CJI साहब जो हैं वो प्रेसिडेंट को ओथ दिलवाएंगे, उनकी एब्सेंस में सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ये प्रेसिडेंट को ओथ दिलवाएंगे, राइट। Any other person acting as president or discharging the function of the president also undertakes the similar oath or affirmation। अब मान लीजिए हमारे प्रेसिडेंट साहब, भगवान ना करे कि कभी वो बीमार हो या कभी अपने फंक्शंस परफॉर्म ना कर पाए, पर अगर ऐसा कभी सिचुएशन आए तो वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज प्रेसिडेंट। हम ये वाइस प्रेसिडेंट के चैप्टर में भी पढ़ेंगे। तो बेसिकली जब ऐसा सिनेरियो आएगा तब क्या होगा? जब ऐसा सिनेरियो आएगा तो जो भी बंदा उनकी चेयर पे बैठेगा तो उसको भी सिमिलर ओथ लेनी पड़ेगी, ठीक है भैया। अब आ गए कंडीशंस ऑफ द प्रेसिडेंट्स ऑफिस। अब क्या कंडीशंस हैं जो उनके ऑफिस के ऊपर लगाई जाती हैं, जो उनको बाइंड करती है, जो उनको रिस्ट्रिक्ट करती है कि आपको इस दायरे से बाहर नहीं जाना है। He should not be a member of either house of the parliament। एक प्रेसिडेंट कभी भी किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट का मेंबर नहीं हो सकता, और अ हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। तो बिल्कुल ठीक भैया, अ प्रेसिडेंट कैन नॉट बी अ member of legislature, either center or state, right? If any such person is elected as a president, अब मान लीजिए वो लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर है या फिर किसी स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर है, अब उस इंसान को प्रेसिडेंट इलेक्ट कर दिया गया, he is deemed to have vacated his seat on the date on which he enters upon his office as president। जिस दिन वो प्रेसिडेंट के ऑफिस में एंटर कर गए उसी दिन मान लिया जाएगा कि उन्होंने अपनी सीट जो है वो वेकेट कर दी, खाली कर दी, लोकसभा में, राज्यसभा में या स्टेट लेजिस्लेचर में। ही शुड नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। वो भारत के अंदर या भारत के बाहर कोई भी अपना व्यापार नहीं कर सकते। ही इज एंटाइटल्ड विदाउट पेमेंट ऑफ रेंट टू द यूज ऑफ हिज ऑफिशियल रेजिडेंस। राष्ट्रपति भवन हमारे प्रेसिडेंट साहब का, हमारे राष्ट्रपति जी का राष्ट्रपति भवन निवास होता है, उनसे वहां रहने का कोई रेंट नहीं लिया जाता। ही इज एंटाइटल्ड टू सच एमोलमेंट्स, अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस एज मे बी डिटरमिन्ड बाय द पार्लियामेंट। उनको वो सारी चीजें दी जाएंगी, वो पैसा दिया जाएगा, वो सैलरी दी जाएगी, अलाउंसेस दिए जाएंगे जो पार्लियामेंट डिटरमिन करेगी। हिज एमोलमेंट्स एंड अलाउंसेस कैन नॉट बी डिमिनिश्ड ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। अब मान लीजिए पार्लियामेंट ने बोला जी हम प्रेसिडेंट साहब को 10 इट्स 1 लाख एंड एक और जीरो लगा 10 लाख रुपए, 10 लाख जो है वो सैलरी देंगे। तो अब उसके बाद प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए, जो रूलिंग पार्टी थी
उनके कैंडिडेट जो है वो प्रेसिडेंट नहीं बने, दूसरे बन गए। तो पार्लियामेंट ने रिवेंज के तौर पे उनकी सैलरी को 1 लाख कर दिया, 1 लाख कर दिया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा है कि भैया ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते, जब तक प्रेसिडेंट की टर्म है आप ऐसा नहीं कर सकते, राइट। इन 2018 द पार्लियामेंट इंक्रीज्ड द सैलरी ऑफ द प्रेसिडेंट फ्रॉम 1.5 lakh to 5 lakh per month. At present, the salary of president is 5 lakh per month. Not important for your UPSC point of view. इसके अलावा इनको काफी फैसिलिटीज और भी दी जाती हैं। The president is entitled to number of privileges and immunities. He enjoys personal immunity from legal liability for his official acts. यानी कि प्रेसिडेंट साहब जब अपने ऑफिस के सिलसिले में कुछ भी काम करेंगे तो उनकी कोई भी लीगल लाइबिलिटी उस काम के प्रति नहीं बनेगी। He is immune from any criminal proceedings even in respect of personal acts. तो अगर व्यक्तिगत रूप से भी वो कुछ गलत करते हैं, कुछ क्रिमिनल एक्ट कर देते हैं, उसके लिए भी उनको जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। He cannot be arrested और imprisoned. ना तो उनको अरेस्ट किया जा सकता है, ना उनको जेल भेजा जा सकता है। However, after giving 2 months notice, 2 महीने का नोटिस देके उनके खिलाफ सिविल प्रोसीडिंग शुरू की जा सकती हैं अगर वो अपने पर्सनल एक्ट्स के लिए, सिविल केस के लिए लायबल है। अब प्रेसिडेंट साहब अपॉइंट हो गए, ओथ ले ली, कंडीशंस देख ली ऑफिस की, कितनी देर के लिए एक प्रेसिडेंट अपॉइंट किया जाएगा और अगर कितनी देर के लिए अपॉइंट किया, इन बिटवीन अगर उनको निकालने की जरूरत हुई तो वो प्रोसीजर क्या रहेगा, और अगर उनको निकाला भी नहीं और वो अपनी टर्म भी पूरी नहीं कर पाए, उनकी सीट जो है वेकेंट हो गई, तब क्या होगा। लेट अस डिस्कस। The president holds office for a term of 5 years from the date on which he enters upon his office. यानी कि जिस डेट को वो अपने ऑफिस में एंटर करेंगे तब से लेकर 5 साल तक वो अपना ऑफिस संभालेंगे। However, he can resign from his office at any time by addressing the resignation letter to the vice president. यानी कि जब भी एक प्रेसिडेंट साहब रिजाइन करना चाहें, he has to address his resignation, resign to the vice president. Further, he can also be removed from the office before the completion of his term. The president can hold office beyond his term of 5 years until his successor assumes the charge. तो मान लीजिए रामनाथ कोविंद जी, हमारे सेटिंग प्रेसिडेंट जो थे, प्रीवियस प्रेसिडेंट जो थे रामनाथ कोविंद जी, श्री रामनाथ कोविंद जी, तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी जब तक ऑफिस में एंटर नहीं करती तब तक रामनाथ कोविंद जी जो हैं वो ऑफिस होल्ड करेंगे, तब तक अपना ऑफिस संभालेंगे, चाहे उनको 5 साल से ज्यादा हो जाए, राइट। ही इज ऑल्सो एलिजिबल फॉर री इलेक्शन टू दैट ऑफ ऑफिस। ही मे बी इलेक्टेड फॉर एनी नंबर ऑफ टर्म्स। हाउएवर इन यूएसए a person cannot be elected to the office of the president more than twice. इंडिया में अगर रामनाथ कोविंद जी दोबारा चाहते प्रेसिडेंट बनना तो उनको दोबारा इलेक्ट करके प्रेसिडेंट बनाया जा सकता था, जितनी मर्जी बार। यूएसए में एक इंसान सिर्फ 2 बार प्रेसिडेंट बन सकता है, उससे ज्यादा नहीं। इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट साहब को निकाला कैसे जा सकता है। The president can be removed from the office by a process of impeachment for violation of the constitution. अब वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जब होगी प्रेसिडेंट के द्वारा, जब वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करेंगे तब उनको ऑफिस से निकाला जा सकता है। अब वो इंपीचमेंट प्रोसेस कैसा होगा हम डिस्कस करेंगे, पर कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करना क्या है उससे पहले हम वो समझें। बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कहीं डिफाइन नहीं किया व्हाट इज द वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन।
द इम्पीचमेंट चार्जेस कैन बी इनिशिएटेड बाय ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। अब वो इम्पीचमेंट कैसे होगी या वायलेशन कैसे होगी, ये प्रोसेस किसी भी हाउस में, पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में, राज्यसभा या लोकसभा में शुरुआत हो सकती है इस मोशन की। These charges should be signed by 1/4 members. 1/4 members उस हाउस के साइन करेंगे ये चार्ज को, एंड 14 days नोटिस शुड बी गिवन टू द प्रेसिडेंट। ठीक है भैया, 1/4 मेंबर हाउस के उसको साइन करेंगे और एक मोशन जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा और 14 days नोटिस जो है वो प्रेसिडेंट को दे दिया जाएगा। After the impeachment resolution is passed, it is sent to the other house. अब उस हाउस में इम्पीचमेंट मोशन जो है वो पास कर दिया जाएगा मेजोरिटी से और वो दूसरे हाउस में भेज दिया जाएगा। अब ये इम्पीचमेंट मोशन पास जब हुआ, ये 2/3 मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस से होगा, यानी कि 1/4 ने साइन करके मोशन इंट्रोड्यूस किया और 2/4 ने, सॉरी इट्स 2/3, 1/4 ने साइन करा और इंट्रोड्यूस किया मोशन को, इंपीचमेंट का। अब 2/3 क्या करेगा, उसको पास करेगा। 2/3 मेंबरशिप, 2/3 मेंबरशिप ऑफ द हाउस उसको पास करेगी, राइट। और जब ये पास हो गया, ये नेक्स्ट हाउस में भेज दिया जाएगा और अदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में दे दिया जाएगा। If the other house also sustains the charges and passes the impeachment resolution by a majority of two-thirds of the total membership, then the president stands removed from his office from the date on which the resolution is passed. अब दूसरे हाउस ने भी क्या करा, दूसरे हाउस ने 2/3 मेजोरिटी ऑफ membership of that house। अब ये 2/3 मेजोरिटी से उस हाउस में भी क्या हुआ, ये पास कर दिया गया। तो प्रेसिडेंट स्टैंड्स रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस। तो भैया प्रेसिडेंट को रिमूव करने में सक्सेसफुल हो गए। Thus, an impeachment is a quasi-judicial procedure in the parliament. In the context, two things should be noted. अब दो चीजें नोट करने वाली हैं। Nominated members of the either house of the parliament can participate in the impeachment of the president, though they do not participate in the elections. अब हमने जब ये 2/3 मेजोरिटी की बात करी, 2/3 मेजोरिटी की, उसमें नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द हाउस इन्होंने पार्टिसिपेट करा, ऑल्दो इन लोगों ने प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करा था। द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स एंड द यूटीज ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी, जिन्होंने भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करा था, अब वो भी क्या है, वो भी इसके रिमूवल में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अब वैकेंसी क्या आएगी, a vacancy in the president's office can occur in any of the following ways। कैसे आएगी, ऑन द एक्सपायरी ऑफ हिज टेन्योर ऑफ 5 years, 5 साल खत्म हो गए भैया, 5 साल का तुम्हारा टेन्योर था, खत्म हो गए, ओके टाटा बाय बाय। बाय हिज रेजिग्नेशन, वाइस प्रेसिडेंट को तुमने रेजिग्नेशन दे दिया, चलो बाय बाय। ऑन हिज रिमूवल बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, सबसे पहले तो तुम्हारे 5 साल खत्म हो गए, जाओ ठीक, रिजाइन कर दिया, ओके बाय, ठीक है। आपको रिमूव कर दिया गया, ठीक है बाय।
प्रेसिडेंट की जब डेथ हो जाए बाय otherwise, for example, when he becomes disqualified to hold at the office or when his election is declared void. तो जो हमने क्वालिफिकेशंस डिस्कस करी उसके लिए वो डिस्क्वालीफाई हो जाए या फिर जो इलेक्शंस हुए थे वो वॉइड डिक्लेयर हो जाए, वो इनवैलिड डिक्लेयर हो जाए। वॉइड यानी कि जो लीगल ना हो, इलीगल डिक्लेयर हो जाए। When the vacancy is going to be caused by the expiration of the term of the sitting president, an election to fill the vacancy must be held before the expiration of term. मतलब 5 साल में अगर वैकेंसी आने वाली है, 5 साल की टर्म पूरे होने वाली है, तो 5 साल से पहले पहले इलेक्शंस कंडक्ट करवा लिए जाएंगे। इन केस ऑफ एनी डिले in conducting the elections of new president by any reason, the outgoing president continues to hold the office beyond his term of 5 years until the successor assumes the charge. यानी कि अगर द्रौपदी मुर्मू जी को इलेक्ट किया जाएगा रामनाथ कोविंद जी के 5 साल पूरे होने के बाद, 5 साल 4 महीने 5 महीने 6 महीने तक अगर द्रौपदी मुर्मू जी को इलेक्ट ना किया जाता, तब तक रामनाथ कोविंद जी ही प्रेसिडेंट रहते। This is provided by the constitution in order to prevent the interim. In this situation, the vice president does not get the opportunity to act as president or discharge the functions of the president. अब इंटीग्रम बनाए रखने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज प्रोवाइड करी है। इस केस में वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट नहीं बन जाते। इफ द ऑफिस फेल्स वेकेंट बाय रेजिग्नेशन, रिमूवल, डेथ और अदरवाइज, अगर बाकी किसी कारण से 5 साल वाला हमने कारण डिस्कस करा, तो सिटिंग प्रेसिडेंट जो थे वही अगले टर्म तक प्रेसिडेंट रहेंगे जब तक अगला प्रेसिडेंट अपने ऑफिस में एंटर नहीं करता। राइट? बाकी किसी भी केस में जब तक इलेक्शन हेल्ड नहीं होते, राइट, जब तक इलेक्शन हेल्ड नहीं होते, द डेट ऑफ अकरेंस ऑफ सच अ वैकेंसी, द न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट रिमेन्स इन ऑफिस फॉर अ फुल टर्म। If the office fails vacant by resignation, removal, death, or otherwise, then elections to fill the vacancy should be held within 6 months from the date of occurrence. तो जब तक अगले इलेक्शंस नहीं होते तब तक वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की सीट पर बैठेंगे और कोशिश ये की जाएगी वैकेंसी आने के 6 महीने के अंदर अंदर नए इलेक्शंस हेल्ड कर लिए जाएंगे। When a vacancy occurs in the office of the president due to his resignation, removal, death or otherwise, the vice president acts as the president until a new president is elected. जब तक नए president नहीं आ जाते, vice president president का काम करेंगे। Further, when the sitting president is unable to discharge his functions due to absence, illness or any other cause. अब ये तो परमानेंट वैकेंसी की बात करी। अब टेम्परेरीली अगर हमारे प्रेसिडेंट साहब बीमार हैं और एबल नहीं है, काम नहीं कर पा रहे हैं, तो वाइस प्रेसिडेंट उनके ऑफिस का काम करेंगे जब तक प्रेसिडेंट दोबारा अपने ऑफिस का काम नहीं करते। इन केस द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इज वेकेंट, अब मान लीजिए वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस भी उस टाइम पे वेकेंट है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो प्रेसिडेंट का काम करेंगे। अगर उनका ऑफिस अब वीपी नहीं है तो सीजेआई, सीजेआई भी नहीं है उस टाइम पे, उनका ऑफिस भी वेकेंट है, तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये प्रेसिडेंट का ऑफिस जो है वो संभालेंगे। व्हेन एनी पर्सन दैट इज वाइस प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज एक्टिंग एज द प्रेसिडेंट और डिस्चार्जिंग द फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट, ही एंजॉयज द पावर्स जो कि प्रेसिडेंट के पास उस टाइम पे होती है। अब पावर्स और फंक्शंस जो प्रेसिडेंट के पास होती हैं, अगर वाइस प्रेसिडेंट, सीजेआई या सीनियर मोस्ट जज ऑफ दी सुप्रीम कोर्ट उस ऑफिस में बैठेंगे, वो पावर्स और फंक्शंस वो भी एंजॉय करेंगे। अब बात आती है कि एक प्रेसिडेंट की पावर्स क्या है। प्रेसिडेंट के पास बहुत सारी पावर्स हैं। एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, फाइनेंशियल पावर्स है, जुडिशियल पावर्स है, डिप्लोमेटिक पावर्स है, मिलिट्री की पावर्स है और इमरजेंसी की पावर्स। राइट? एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या है?
The executive powers of the president are all the executive actions of the government. जो कुछ भी होंगे तो उसके ऊपर प्रेसिडेंट के साइन होंगे। प्रेसिडेंट के नाम में सारे काम किए जाएंगे। मैंने बोला प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड, द रियल हेड इज द प्राइम मिनिस्टर। रियल हेड इसलिए क्योंकि काम सारे वो करेंगे। नॉमिनल हेड प्रेसिडेंट इसलिए क्योंकि उनका नाम लेके उनके कंधे पर बंदूक रख के सारे काम किए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक कहावत है कि किसी और के कंधे पे बंदूक रख के चलाना, यानी कि काम खुद करना और नाम किसी और का होना। तो काम सारे प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करेंगे, पर नाम किसका आएगा? प्रेसिडेंट का। ही कैन मेक रूल्स स्पेसिफाइंग द मैनर इन विच द ऑर्डर्स एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स मेड एंड एग्जीक्यूटेड इन द नेम शैल बी ऑथेंटिकेटेड। वो बताएंगे कि किस तरीके से मेरा नाम आप यूज करेंगे, यानी कि मेरे नाम की ऑथेंटिकेशन आप किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। He can make rules for the convenient transaction of the business of the union government and the allocation of the said business among the ministers. तो यूनियन गवर्नमेंट का बिजनेस किस तरीके से होगा और किस तरीके से मिनिस्टर्स का पोर्टफोलियो में उनका बिजनेस जो है, उनको काम जो है वो बांटा जाएगा। He appoints the prime minister and the other ministers. They hold the office during his pleasure. तो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, और वो होल्ड करते हैं ऑफिस अंटिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। जब प्रेसिडेंट बोलेगा कि भैया मैं तुम्हारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या आपका ये सब कुछ डिसॉल्व करता हूं, तो सब खत्म। तो इस तरीके से प्रेसिडेंट हैज द पावर to appoint as well as to dissolve the council of ministers. He appoints the attorney general of India. He appoints the comptroller and auditor general of India. He can seek any information relating to the administration of the affairs of the union and proposals for the legislature of the prime ministers. Easy. He can require the prime minister to submit for consideration of the council of minister any matter on which a decision has been taken by a minister but which has not been considered by the council. Very easy, right? He can appoint a commission, एक कमीशन अपॉइंट कर सकते हैं to investigate the matter or conditions of STs and the backward classes. He can appoint inter alia state council to promote center state interstate cooperation. सेंटर और स्टेट का कोऑपरेशन बना रहे, इसके लिए वो एक कमीशन अपॉइंट कर सकते हैं। He directly administers the union territories through administrators appointed by him. तो यूटीज जो एडमिनिस्टर करी जाती हैं वो डायरेक्टली प्रेसिडेंट करते हैं थ्रू द एडमिनिस्ट्रेटर्स अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, राइट? He can declare any area as scheduled area and has powers with respect to the administration of scheduled areas and tribal areas. किसी भी एरिया को शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरिया डिक्लेयर कर सकते हैं और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन की पावर सारी प्रेसिडेंट के पास है। अब आ गई लेजिस्लेटिव पावर्स, यानी कि लॉ बनाने की पावर। लॉ बनाने की पावर में ही कैन समन और प्रोरोगेव द पार्लियामेंट एंड डिसॉल्व द लोकसभा। ये बुला सकते हैं सेशंस को लोकसभा के और उसको डिसॉल्व कर सकते हैं। He can also summon a joint sitting of both the houses of the parliament which is presided over by the speaker of the Lok Sabha. दोनों हाउसेस की जॉइंट सिटिंग जो है वो केवल प्रेसिडेंट ही बुला सकते हैं और उसको चेयर किया जाता है हमारे स्पीकर साहब, लोकसभा के स्पीकर। He can address the parliament at the commencement of the first session after each general elections and the first session of each year. हर इलेक्शन का पहला सेशन जो होता है इलेक्शन के बाद, और हर साल का पहला सेशन जो होता है उसमें वो हाउसेस को, पार्लियामेंट को एड्रेस करते हैं। He can send messages to the houses of parliament.
वेदर विद रिस्पेक्ट टू बिल पेंडिंग इन द पार्लियामेंट और अदरवाइज। संदेश भेज सकते हैं पार्लियामेंट में किसी भी हाउस में किसी बिल के रिलेशन में या अदरवाइज। ही कैन अपॉइंट एनी मेंबर ऑफ द लोकसभा टू प्रिजाइड ओवर इट्स प्रोसीडिंग्स when the office of both the speaker and the deputy speaker falls vacant। अब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों के ऑफिस वेकेंट हो गए तो प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट अ न्यू मेंबर टू एक्ट एज अ स्पीकर। सिमिलरली ही कैन आल्सो अपॉइंट एनी मेंबर ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा के केस में चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन अगर वेकेंट होकर गए अपने ऑफिस को तो किसी भी मेंबर को प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनाया जा सकता है प्रेसिडेंट द्वारा। ही नॉमिनेट्स मेंबर्स टू द राज्यसभा from amongst person having specialized knowledge or practical experience। राइट ये राज्यसभा में कुछ मेंबर अपॉइंट करते हैं नॉमिनेट करते हैं। ही कैन नॉमिनेट 2 members to the Lok Sabha from Anglo-Indian community। He decides on question as to disqualification of the members of the parliament in consultation with the executive election commission। अब लोकसभा के मेंबर्स ये पार्लियामेंट के मेंबर्स जो हैं वो डिस्क्वालिफाइड हो गए तो वो डिसाइड करते हैं प्रेसिडेंट कि वो डिस्क्वालिफाइड हैं कि नहीं इन कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन। हिज प्रायर रिकमेंडेशन और परमिशन इज नीडेड टू इंट्रोड्यूस सर्टेन टाइप्स ऑफ बिल इन द पार्लियामेंट फॉर एग्जांपल अ मनी बिल। राइट एक मनी बिल जब भी आएगा वो प्रेसिडेंट के असेंट से आएगा। व्हेन अ बिल इज सेंट टू द प्रेसिडेंट आफ्टर इट हैज बीन पास्ड बाय द पार्लियामेंट। अब मान लीजिए आपको ये पता है एक लॉ कैसे बनता है। एक लॉ बनेगा सबसे पहले एक बिल इंट्रोड्यूस करा जाएगा पार्लियामेंट। अब वो बिल के ऊपर बहुत सारे राउंड्स की डिस्कशन होती है। वो डिस्कशन होने के बाद जब वो एक हाउस से पास हो गया वो दूसरे हाउस में जाएगा वहां से वो पास हो गया तब वो जाएगा प्रेसिडेंट के पास। अब प्रेसिडेंट के पास जब बिल जाता है जब प्रेसिडेंट असेंट दे देता है साइन कर देता है तब वो बिल एक लॉ बन जाएगा। अब जब भी प्रेसिडेंट के पास एक बिल दोनों हाउसेस से पास होके आएगा तो प्रेसिडेंट के पास क्या पावर है उस बिल के रिलेशन में। गिव्स हिज असेंट टू द बिल या तो अपनी असेंट दे दो बिल को ठीक है वो लॉ बन जाएगा। विद होल्ड हिज असेंट टू द बिल भैया मैं तो रख के बैठ गया मैं नहीं देता असेंट पड़ा है दब गया फाइलों के नीचे विद होल्ड कर लिया। रिटर्न द बिल इफ इट इज नॉट अ मनी बिल फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ द पार्लियामेंट। या तो बिल को साइन कर दो ओके सर ये लॉ बन गया या तो बिल को विद होल्ड कर लो तो वो पड़ा रहेगा पड़ा पड़ा सड़ जाएगा। या तो बिल को वापस कर दो रिटर्न कर दो फॉर रिकंसिडरेशन। अब रिटर्न जो बिल किए जाएंगे इसमें कभी भी प्रेसिडेंट जो है वो मनी बिल रिटर्न नहीं करेगा। मनी बिल कभी भी रिटर्न नहीं किए जाएंगे। अब इसका कारण क्या है मैंने आपको बताया कि प्रेसिडेंट की असेंट से ही मनी बिल जो है वो किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में अब किस हाउस में आएंगे ये हम आगे पार्लियामेंट में डिस्कस करेंगे पर आप ये अभी मान के चलिए कि मनी बिल विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट इंट्रोड्यूस किया ही नहीं जा सकता। तो अगर प्रेसिडेंट ने पहले कंसेंट दे दिया था उसके बाद मनी बिल हाउस में आया अब वो दोनों हाउसेस ने पास कर दिया प्रेसिडेंट उसको दोबारा रिकंसिडरेशन के लिए वापस क्यों भेजेगा भैया तुम ही नहीं तो कंसेंट दिया था पहले इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए अब वापस भेज रहे हो कि इसको दोबारा कंसिडर करो क्यों। तो पहले आपने जो कंसेंट दिया था वो कंसिडर करके नहीं दिया था तब भी मना कर देते सही। However, if the bill is passed again by the parliament with or without amendments, the president has to give his assent to the bill। अब मान लीजिए रिकंसिडरेशन के लिए बिल वापस भेज दिया अब उसके ऊपर डिटेल्ड चर्चा हो गई दोनों हाउसेस में या तो उसमें अमेंडमेंट करी जाएगी या नहीं करी जाएगी। दोनों ही केसेस में जब वो बिल दोबारा असेंट के लिए प्रेसिडेंट के पास भेजा गया तब प्रेसिडेंट को असेंट देना ही पड़ेगा। When a bill is passed by the state legislature and is reserved by the
गवर्नर फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। अब स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई बिल पास करा तो उसमें असेंट होता है गवर्नर का, और गवर्नर के पास पावर होती है कि वो प्रेसिडेंट की असेंट के लिए उस बिल को रिजर्व कर ले। तो प्रेसिडेंट उस केस में या तो असेंट दे देगा, या तो उसको विद होल्ड कर लेगा, या फिर गवर्नर को डायरेक्ट करेगा कि इस बिल को वापस कर दो रिकंसिडरेशन के लिए, और वो भी ऐसा बिल होगा जो मनी बिल नहीं होगा। तो इस केस में जब वो स्टेट लेजिस्लेचर दोबारा बिल को पास कर देगी और फिर प्रेसिडेंट के पास, गवर्नर के पास आएगा, और गवर्नर फिर से प्रेसिडेंट के पास भेजेगा, तब प्रेसिडेंट के लिए ये ऑब्लिगेटरी नहीं है कि उसको कंसेंट देना है। मेक इट क्लियर, आई विल रिपीट अगेन। जब पार्लियामेंट की बात हो रही है, व्हाट्स दिस हैपनिंग, यस, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, अब इन दोनों में फर्क क्या है? पार्लियामेंट में बिल पास हुआ, बिल पास हो गया, इसमें भी बिल पास हो गया। अब ये जाएगा प्रेसिडेंट की असेंट के लिए, ये जाएगा गवर्नर की असेंट के लिए। प्रेसिडेंट अब क्या कर सकते हैं? इसको वापस भेज सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं फॉर रिकंसिडरेशन। और गवर्नर ने इसको प्रेसिडेंट के पास भेज दिया। अब प्रेसिडेंट के पास जब वो आया, तो प्रेसिडेंट ने जब रिटर्न करा, तो गवर्नर ने फिर वापस वो बिल स्टेट लेजिस्लेचर को भेज दिया। अब जब रिटर्न होने के बाद पार्लियामेंट दोबारा बिल भेजेगी, तो प्रेसिडेंट के लिए ये ऑब्लिगेटरी है कि वो बिल जो है वो असेंट देनी ही देनी है। तो पार्लियामेंट के केस में इट्स ऑब्लिगेटरी, ऑब्लिगेटरी, बट हियर नो ऑब्लिगेशन। अगर वो बिल रिकंसिडर होके वापस आया है तो उसमें भी असेंट देना, राइट। अब प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? ऑर्डिनेंस पास कर सकता है टेम्परेरी बेसिस पे, जब मान लीजिए हमारा पार्लियामेंट सेशन में नहीं है। He lays the reports of the Comptroller and Auditor General of India, UPSC, Finance Commission and other before the Parliament. तो इन लोगों की रिपोर्ट जो है वो प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के आगे रखेगा। He can make regulations for the peace, progress and good governance of the Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep, Dadra and Nagar Haveli, Daman and Diu and Ladakh. In case of Puducherry also, the president can legislate by making regulations, but only when the assembly is suspended or dissolved. अब प्रेसिडेंट के पास फाइनेंशियल पावर्स क्या है? मनी बिल जो आएंगे प्रेसिडेंट की कंसेंट के बाद आएंगे, उसके अलावा नहीं आ सकते। ही कॉजेज टू बी लेट बिफोर द पार्लियामेंट द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो बजट है वो पार्लियामेंट के आगे प्रेसिडेंट की कंसेंट के बाद आता है। नो डिमांड फॉर ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन हिज रिकमेंडेशन। प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के बिना कोई भी डिमांड फॉर ग्रांट नहीं की जाएगी। ही कैन मेक एडवांसेस आउट ऑफ द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया टू मीट एनी अनफॉरसीन एक्सपेंडिचर। कोई ऐसा खर्चा आ गया जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी, और प्रेसिडेंट उसमें से हमारा जो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया है उसमें से एडवांस दे सकते हैं। ही कॉन्स्टिट्यूट अ फाइनेंस कमीशन आफ्टर एवरी 5 years टू रिकमेंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। तो फाइनेंस कमीशन बनाएंगे जिसमें कि सेंटर और स्टेट का हिस्सा दिया जाएगा, को पैसा दिया जाएगा। अब जुडिशियल पावर्स जो है प्रेसिडेंट की, तो प्रेसिडेंट की जो जुडिशियल पावर्स हैं, ही अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट।
तो CJI और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट किया जाएगा प्रेसिडेंट द्वारा। He can seek advice from the Supreme Court on any question or of law or fact. However, the advice tendered by the Supreme Court is not binding. तो भैया सुप्रीम कोर्ट से बोल सकते हैं कि भैया हमें लीगल सलाह दो। ही द ओनली प्रेसिडेंट जो सुप्रीम कोर्ट को बोल सकता है कि भैया हमें लीगल एडवाइस दो, और वो भी प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं होगा। ही कैन ग्रांट पार्डन, reprieve, respite, or remission, punishment, or suspend, remit, or commute the sentence of any person convicted of any offense. In all cases where the punishment or sentence is by a court martial, in all cases where the punishment or sentence is against the union law, in all cases where the sentence is a sentence of death. तो प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, या तो पनिशमेंट खत्म कर सकते हैं, या पनिशमेंट कम कर सकते हैं, या एक पनिशमेंट की जगह पर दूसरी पनिशमेंट दे सकते हैं। अब डिप्लोमेटिक पास, द इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स जो भी होंगे वो प्रेसिडेंट के नाम पर ही साइन किए जाएंगे। ही रिप्रेजेंट्स इंडिया इन द इंटरनेशनल फॉर्म्स एंड अफेयर्स एंड सेंड्स एंड रिसीव्स डिप्लोमेट्स लाइक एम्बेसडर्स, हाई कमिश्नर्स एंड सो ऑन। तो प्रेसिडेंट ही इन लोगों को बाहर भेजेंगे। मिलिट्री पास, ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट के एक इशारे पर ये तीनों फोर्सेस, जल थल और वायु सेना जो है वो एक्ट करेंगे। ही अपॉइंट्स द चीफ ऑफ आर्मी, द नेवी एंड द एयर फोर्स। ही कैन डिक्लेयर वॉर और कंक्लूड पीस सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। यही डिक्लेयर करेंगे कि वॉर कब हो रही है और शांति कब हो रही है। Emergency provisions, emergency powers. In addition to the normal powers mentioned above, the Constitution confers extraordinary powers on the President to deal with some emergencies. अब emergency हमारे देश में तीन तरीके की है। नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 352 में, राइट। प्रेसिडेंट रूल 356 से लेके 365 तक, सॉरी 356 एंड 365 ये दोनों आर्टिकल्स प्रेसिडेंट रूल की बात करते हैं। फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 के अंदर, राइट। नेशनल इमरजेंसी 352 के अंदर, प्रेसिडेंट रूल 356 और 365, और 360 के अंदर आपकी आ गई फाइनेंशियल इमरजेंसी। नाउ नेक्स्ट इज योर वेटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के पास कुछ वेटो पावर होती है। अब वो वेटो पावर क्या होती है? वेटो पावर यानी कि प्रेसिडेंट जब बिल प्रेसिडेंट के पास असेंट के लिए आते हैं तो प्रेसिडेंट उसके लिए या तो असेंट दे देंगे या असेंट नहीं देंगे, उसको विद होल्ड कर लेंगे, राइट। ये हमने डिस्कस करा। तो बेसिकली एब्सोल्यूट वेटो वो होती है जब विद होल्डिंग ऑफ असेंट टू द बिल पास्ड बाय द लेजिस्लेचर, यानी कि हमने बिल अपने पास दबा लिया, ठीक है भैया, तो बिल हमने अपने पास दबा लिया तो एब्सोल्यूट वेटो। एब्सोल्यूट वेटो जब हमने बिल अपने पास दबा लिया, हमने असेंट दिया ही नहीं, हमने रख लिया। क्वालिफाइड वेटो which can be overridden by the legislature with a higher majority। तो जब लेजिस्लेचर हायर मेजोरिटी के पास बाद बिल दोबारा फिर से पास कर दे तो फिर प्रेसिडेंट के पास जो वेटो पावर होती है उसको क्वालिफाइड वेटो बोलेंगे।
suspensive veto which can be overridden by the legislature by an ordinary majority. तो जब प्रेसिडेंट की वेटो को ऑर्डिनरी मेजोरिटी के साथ दोबारा ओवरराइड कर दे लेजिस्लेचर, उसको सस्पेंसिव वेटो बोलते हैं. पॉकेट वेटो, that is taking no action on the bill passed by the legislature. तो हमने कुछ एक्शन नहीं लिया, आ गया भैया पड़ा है वहां, राइट. तो this is the veto power. Of the above four, the president of India is vested with three absolute veto, suspensive veto, and the pocket veto. There is no qualified veto in the case of Indian president, right? So it's about the Indian president. अब प्रेसिडेंट के पास कुछ ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर भी है. आर्टिकल 123 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द प्रेसिडेंट कि वो ऑर्डिनेंस बना सके. जब पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस या कोई एक हाउस सेशन में नहीं है और कोई लॉ बनाया नहीं जा सकता और देयर इज अ नीड, जरूरत है कि कुछ लॉ बनाया जाए, तो ऑर्डिनेंस बनाए जा सकते हैं. और वो ऑर्डिनेंस जो है प्रेसिडेंट द्वारा बनाए गए, वो पार्लियामेंट में टेबल किए जाएंगे जब भी पार्लियामेंट के हाउसेस बैठेंगे, राइट. तो अब इसमें एक चीज है, ही कैन मेक एन ऑर्डिनेंस ओनली व्हेन ही इज सेटिस्फाइड that the circumstances exist that render it necessary for him to take immediate action. तो प्रेसिडेंट की सेटिस्फेक्शन को, अब प्रेसिडेंट की सेटिस्फेक्शन को क्या कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है ऑन द ग्राउंड ऑफ मेलाफाइड. प्रेसिडेंट समझे कि मुझे अब तो पावर मिल गई, अब तो मैं कुछ भी कर लूं, राइट. तो the means that the decision of the president to issue an ordinance can be questioned in the court on the ground that the president has promulgated one house or both houses of the parliament deliberately with a view to promulgate an ordinance or to controversial subject so as to bypass the president. The 36th amendment of the constitution 1975 made the president satisfaction final and conclusive and beyond judicial review, but the provision was deleted by the 44th constitutional amendment, right. So every ordinance issued by the president during the recess of the parliament must be laid before both the houses of the parliament जब वो दोबारा मिलेंगे. If the ordinance is approved by both the houses, it becomes an act, वो लॉ बन जाएगा. If parliament takes no action at all, the ordinance ceases to operate on the expiry of 6 weeks. 6 हफ्ते के बाद वो ऑर्डिनेंस अपने आप खत्म हो जाएगा. If the houses of the parliament are summoned to reassemble on different dates, the period of 6 weeks is calculated from the later of those dates, right. प्रेसिडेंट अगर कोई ऑर्डिनेंस पास कर सकता है तो वो विड्रॉ भी कर सकते हैं. तो ये पावर जो प्रेसिडेंट की है, इट इज नॉट डिस्क्रिशनरी, राइट. एन ऑर्डिनेंस लाइक एनी अदर लेजिस्लेशन कैन बी रेट्रोस्पेक्टिव, दैट इज कि वो पिछली डेट से भी एप्लीकेबल हो सकते हैं. तो यानी कि प्रेसिडेंट कोई भी ऑर्डिनेंस पिछली डेट से भी इशू कर सकते हैं. पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, आर्टिकल 72 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ग्रांट करता है पावर टू द प्रेसिडेंट कि वो लोगों को पार्डन जो है वो दे दे. अब ये किस केस में होंगे? द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू ग्रांट
pardon to the persons who have been tried and convicted of any offense in all cases where the punishment or sentence is for the offense against the union law. अब या तो वो ऑफेंस जो है यूनियन लॉ के अगेंस्ट हो, कोर्ट मार्शल का हो, या फिर सेंटेंस टू डेथ हो। अब ये पावर जो है ये जुडिशरी से इंडिपेंडेंट है। It is an executive power, but the president, while exercising the power, does not sit as a court of appeal. The object of conferring the power on the president is twofold: to keep the door open for the correcting any judicial errors or the operation of law, or to afford relief from the sentence which the president regards as unduly harsh. यानी कि अगर जुडिशरी से कोई गलती हो गई, उसको सही करने के लिए, या फिर जुडिशरी ने कुछ बहुत ज्यादा सेंटेंस दे दिया, उसको सही करने के लिए। अब कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिससे कि ये पावर जो है वो यूटिलाइज करी जाएगी। द पिटिशनर फॉर मर्सी हैज नो राइट टू एन ऑरल हियरिंग बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ऑरल हियरिंग प्रेसिडेंट नहीं करेंगे। द प्रेसिडेंट कैन एग्जामिन द एविडेंस अफ्रेश एंड टेक अ व्यू डिफरेंट फ्रॉम द व्यू टेकन बाय द कोर्ट। दोबारा से एविडेंस लिए जा सकते हैं और कोर्ट से अलग डिसीजन लिया जा सकता है, ये व्यू लिया जा सकता है। द पावर इज टू बी एक्सरसाइज्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द यूनियन कैबिनेट। यूनियन कैबिनेट के एड और एडवाइस पे प्रेसिडेंट चलेंगे। द प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड टू गिव रीजंस फॉर हिज ऑर्डर। प्रेसिडेंट को ये लाइबिलिटी नहीं है या वो बाउंड नहीं है कि वो अपने ऑर्डर के लिए कारण भी बताएं कि उन्होंने अपना ये ऑर्डर या अपना डिसीजन क्यों लिया। देयर इज नो नीड फॉर द सुप्रीम कोर्ट to lay down specific guidelines for the exercise of the powers of the president. सुप्रीम कोर्ट नहीं बताएगा कि प्रेसिडेंट को कैसे चलना है। The exercise of the power of the president is not subject to judicial review except where the this presidential decision is arbitrary, irrational, malified or discretionary. अब ये प्रेसिडेंट का डिसीजन जो है जुडिशियल रिव्यू में नहीं आएगा जब तक कि ये बायस्ड नहीं है। जुडिशरी को जब तक ये ना लगे कि ये अनजस्ट है, प्रेसिडेंट ने ये गलत कर। When the earlier petition for mercy has been rejected by the president, stay cannot be obtained by filing another petition. जब एक पिटिशन रिजेक्ट कर दिया तो दूसरी एप्लीकेशन फाइल करके स्टे नहीं मिलेगा पनिशमेंट का। तो हमने इन डिटेल डिस्कस करा अबाउट द प्रेसिडेंट। The president occupies very important place in the Indian Union executives. He is the part of executive. President is the nominal head, the real head is the prime minister. I think all of you are clear up till now. This was all for today's lecture. See you in the next lecture. Thank you. Have a nice day.